फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ना, सेकंड वाला सब्जेक्ट हमारा 102। पूरे सिलेबस को और भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट चलेगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है और किसमें क्या क्या होता है आपको फटाफट याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है क्या, तो दवाई बनाना, दवाई को टेस्ट करना, ठीक है, उसकी जांच करना, कौन सी दवाई क्या काम है, कैसे स्टोर करेंगे, ये पूरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। मेन मुद्दे का टॉपिक है इसमें सोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस या ड्रग। ड्रग के अंदर इंप्योरिटी कहाँ से आती है, अब कोई टेबलेट बना रहा है उसमें भी, या टेबलेट बनाने के लिए जो पैरासीटामोल लेके आएगा उसमें इंप्योरिटी हो सकती है, तो उसको हम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस बोलते हैं। उसमें इंप्योरिटी कहाँ से आती है, ठीक है, इंप्योरिटी मतलब अशुद्धियां, ठीक है, जो नहीं होना थी वो ड्रग में है, कहाँ से आई होगी, तो रॉ मटेरियल से आई होगी। रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं, कच्चा माल। यदि आप पैरासीटामोल बनाने के लिए जो भी चीज डाल रहे हो यदि वही इम्प्योर है तो फाइनल प्रोडक्ट भी क्या होगा, इम्प्योर होगा। तो रॉ मटेरियल से आ सकता है। दूसरा आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जब आप काम उस समय, तो जो पात्र आपने रिएक्शन वेसल लिया है वही गलत ले लिया, तो इसमें से रिच का इम्प्योरिटी आ जाएगी। फिर बनाने के बाद आपने जिसमें भरा है उसको बोलते हैं हम कंटेनर, ये हो गया रिएक्शन वेसल। फिर कंटेनर, आप खाना बना के जिस डिब्बे में रखते हो वही खराब लिया तो वहां से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। फिर आता है इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन। इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, आप जहां स्टोर कर रहे हो वहां प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करा आपने, उसको ठंडी जगह रखना, गर्म जगह रख दिया तो क्या होगा, अंदर डिग्रेडेशन होगा, वहां से इंप्योरिटीज आ सकती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन है, यहाँ खाना बना, यहाँ दवाई बन रही तो आसपास से नहीं आ सकती, रोड से धूल उड़कर यहाँ उड़कर, यदि हमारे छत में साफ सफाई तो जाले गिरेंगे, कचरा गिरेगा, वो इन्वायरमेंटल इंप्योरिटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से इंप्योरिटीज आ सकती है। अब जब दवाइयां बनती है तो उसमें क्या होता है, इंप्योरिटीज को चेक किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट का क्लोराइड, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। लिमिट टेस्ट का मतलब ये होता है कि यदि हम 100% प्योर बना देंगे किसी केमिकल, किसी दवाई को या कोई भी केमिकल को, तो अफोर्डेबल है ही नहीं हो, क्योंकि उसको 100% प्योरिटी करने में खर्चा बहुत होता है। इतना खर्चा आप कर दोगे तो वो प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाएगा, गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता उसको। तो गवर्नमेंट ने, हमारे फार्माकोपिया ने क्या कर दिया, एक लिमिट दे रखी, इतना होगा तो चलेगा, इतना होगा तो चलेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ फूड प्रोडक्ट आप लाते हो उस पर लिखा रहता है कि इम्प्योरिटीज जो भी लिखा है 0.0001% से कम है, ये इतने परसेंट से कम है, मतलब वो लिमिट है, इससे कम ही मिलेगी आपको, ठीक है। इससे प्योर कर डाला तो फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको एक कोई दवाई दी जिससे आपको, अब देखो दवाई का मतलब दो होता है। मान लो हमको टेबलेट बनाना है, तो टेबलेट बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी टेबलेट बनाती है, पर टेबलेट बनाने के लिए क्या करती है, छोटे छोटे केमिकल एपीआई मतलब ड्रग, ठीक है, डाइल्यूएंट, बाइंडर, ये अलग अलग कंपनी से खरीदती है, फिर वो टेबलेट बना के आपको मार्केट में रिलीज करती है। तो ये जो रॉ मटेरियल आता है, इस मटेरियल को क्या करती है, पहले कंपनी चेक करती है जो आया है वो सही है कि गलत है, उसमें लिमिट से ज्यादा इंप्योरिटी तो नहीं है, तो चेक करेगी यदि सही है तो उसको अंदर लेगी, प्रोडक्शन में ले जाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, फिर मार्केट में निकालेगी। तो ये इसके अंदर, ड्रग के अंदर और बाकी जो एक्सिपिएंट डाल इसमें इंप्योरिटी ज्यादा तो नहीं है, लिमिट में, लिमिट से ज्यादा, उसको टेस्ट करना क्या कहलाता है, लिमिट टेस्ट। इसमें दो प्रोसीजर बताए थे मैंने, आगे और आपको डिटेल समझाऊंगा। उसमें एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाता है, जिसने क्लास कर ली उसको याद आ गया होगा। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर जानबूझकर हम इंप्योरिटी डालेंगे, इसमें कलर या टर्बिडिटी आएगी, टेस्ट में इंप्योरिटी होगी तो आएगी, फिर दोनों को पास में रख के कंपेयर करेंगे। टेस्ट का कलर इंटेंसिटी, टेस्ट की टर्बिडिटी, यदि स्टैंडर्ड से कम है तो लिमिट में इंप्योरिटी, यदि लिमिट से ज्यादा है तो इंप्योरिटी ज्यादा है, कलर ज्यादा आ रहा है तो फिर उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, या फिर उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ये लिमिट टेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट समझना है, फिर सारे टॉपिक में डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सबसे टॉक्सिक इंप्योरिटी कौन सी होती है, आर्सेनिक और मरकरी की, है ना, आर्सेनिक, लेड, है ना, हेवी मेटल साथ में लेड आ जाएगा, ठीक है, ये टॉक्सिक इंप्योरिटी में आती है, लेड और आर्सेनिक, ये टॉक्सिक है, नुकसान देती है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का खास करके जो दवाइयों की टेस्टिंग में यूज किया जाता है, केमिकल्स जो हम परचेज करके लाए दवाई बनाने के लिए, दवाई बनने के बाद भी वो कितना प्योर है, उसमें प्योरिटी, उसकी प्योरिटी कितनी है, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन। आपने 11th-12th में देखा होगा, एक ब्यूरेट होता है, उस ब्यूरेट में कुछ केमिकल मिला है, नीचे डालते जा रहे हैं, कलर चेंज हो गया, आपने डाल दिया, फिर कैलकुलेशन करके पता कर दे कि इसमें इतनी ड्रग होगी, मतलब कैलकुलेशन करके उसकी प्योरिटी को डिसाइड कर, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इनको अभी आज मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ से इसके बाद मजेदार टॉपिक शुरू हो जाते हैं। पहला आता है हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स क्या होता है, ऐसी दवाइयाँ जो हीमोग्लोबिन को बढ़ा दे,
हेमोग्लोबिन बढ़ाने की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारा हेमोग्लोबिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं हम? एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? हेमोग्लोबिन बढ़ाने वाली ड्रग लेना पड़ेगा। उन दवाइयों को क्या बोलेंगे हम? हेमेटोनिक्स। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। क्या लेना पड़ेगा हमको? आयरन और विटामिन B12 और B9। अब हम पढ़ रहे केमिस्ट्री, तो B12 और B9 हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में आयरन है। अब आयरन होना चाहिए सॉल्युबल, जो डिजॉल्व हो जाए, एब्जॉर्ब हो, हेमोग्लोबिन बनाने में मदद आए। तो हम किस फॉर्म में लेते हैं आयरन को? फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस ये, फेरस सबका फेरक फॉर्म मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एडिशनल याद रखना, जब भी हम आयरन खाते हैं, हमारे खाने में भी आयरन है, उसके साथ में हमको विटामिन सी भी लेना चाहिए। विटामिन सी क्या करता है? आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम के साथ में विटामिन डी लेना चाहिए, वैसे ही हमको आयरन के साथ में विटामिन सी लेना चाहिए, ठीक है। अब आपको हेमेटोनिक्स पे क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे? आपके पास दो वर्ड आ गए, क्या? एक तो आ गया एनीमिया। क्या आ गया आपके पास? एनीमिया। तो सबसे बोलो, पहले लिखो एनीमिया क्या है? एनीमिया क्या है? डिसीज जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। एनीमिया होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? थकावट होगी, कमजोरी आएगी, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये उसके सिम्टम्स लिख दो, फिर हेमेटोनिक्स की डेफिनेशन लिखो, फिर इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लिखो, फिर इनके यूजेज लिखो, दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। तो आराम से आपका 4 मार्क्स का कंटेंट हो जाता है। फिर आता है जीआई एजेंट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ऐसी दवाइयां जो पेट और हाथों के ट्रीटमेंट में काम है, उसको क्या बोलते हैं हम? जीआई एजेंट। पहला आता है एंटासिड। एंटासिड क्या करते हैं? जो एसिडिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं। जब हमारे पेट में एसिड सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है तो पेट में क्या हो जाएंगे? छाले हो जाएंगे, बर्निंग सेंसेशन आ जाए, पेट दर्द करेगा। तो हमको खाना पड़ेगा, यहाँ एसिड ज्यादा तो हमको क्या खाना पड़ेगा? बेसिक चीजें खाना पड़ेगी, क्षारीय प्रकृति की, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, एसिडिटी को क्या कर दे? कम कर दे। एंटासिड लेते हैं, ठीक है। एंटासिड जनरली दो प्रकार के होते हैं, सिस्टेमिक और लोकल। सुनते जाना, स्क्रीन पे ध्यान रखना, सिस्टेमिक और लोकल। सिस्टेमिक वाले अच्छे नहीं है, ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड में भी जाएंगे, ब्लड का और यूरिन का पीएच चेंज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कर देंगे, जैसे खाने का सोडा। ये अच्छा एंटासिड नहीं है। जबकि लोकल वाले अच्छे हैं। लोकल वाले के 3 टाइप, मैग्नीशियम वाले, मैग्नीशियम कंटेनिंग जिसमें मैग्नीशियम हो, लाइक MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर एल्यूमिनियम कंटेनिंग, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, और कैल्शियम कंटेनिंग, ठीक है। ये जो एल्यूमिनियम और कैल्शियम वाला, इनका साइड इफेक्ट कब्जे कर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है। और मैग्नीशियम वाला क्या करता है? लैक्सेटिव इफेक्ट दिखाता है, पेट साफ भी करवा देता है साथ में, ठीक है। तो एंटासिड जो एसिडिटी को कम करे, ठीक है। दो प्रकार के, सिस्टेमिक और लोकल। सिस्टेमिक पूरी बॉडी पे असर दिखाएंगे, लोकल क्या करेंगे? पेट पे असर दिखाएंगे, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं जाएंगे, दूसरे साइड इफेक्ट नहीं है। तो लोकल वाले अच्छे हैं। पर लोकल वाले के भी 3 टाइप, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनके भी ड्रॉबैक है, ये जबरदस्ती पेट साफ करा रहा मैग्नीशियम वाला, नीचे वाले का कब्जे करा रहे, तो मार्केट में एंटासिड कॉम्बिनेशन में आता जाता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को मिक्स कर दिया था, पेट भी साफ हो जाए, कब्जे भी नहीं हो, साइड इफेक्ट भी कम हो जाए, लोकली असर करे थे, कॉम्बिनेशन फॉर्म में आता है। फिर आता है एसिडिफाइंग है, जिसका जस्ट उल्टा, जब पेट पे एसिड सिक्रेशन कम हो जाए तो हमको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ देखना, एसिड कम हो जाए तो खाना नहीं पचेगा, तो हमको बाहर से क्या करना पड़ता है? डाइल्यूट HCl पीना पड़ता है। ये एसिडिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा, इसलिए उसको एसिडिफाइंग एजेंट। और HCl की प्रॉपर्टी जानते हैं कैसा होता है? कलरलेस होता है, पानी में मिल जाता है, थोड़ा सा स्मेल आती है, ठीक है। फ्यूमिंग नेचर का होता है, क्या काम में आता है? एसिडिटी को बढ़ाने के लिए। फिर एड्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव, जब हमारे पेट में क्या होता है? कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो हमको कुछ ऐसा सॉलिड पाउडर खाना पड़ता है जो उन गैसेस को, माइक्रोब्स को एब्जॉर्ब कर ले, आंतों के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ले जिससे इरिटेशन कम हो जाए। तो इसमें केओलिन लेते हैं, केओलिन और बिस्मथ सबकार्बोनेट। और कैथार्टिक्स क्या होते हैं? जो पेट के अंदर पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं और पेट साफ करने में मदद करते हैं, उसको बोलते हैं हम कैथार्टिक। जैसे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं। इन केमिकल्स के नाम आप सिलेबस में लिख लिया करो, तो थोड़ा सा अंदाजा रहेगा नोट से उठा के। तो पूरी जो 20 पेज का मटेरियल उसको कहाँ ले आओगे आप? 2 पेज के ऊपर। जैसे टॉपिक देखे तो हमारे अंदर दिमाग में 4 नंबर का लिखने के लिए क्या आ जाना चाहिए? कंटेंट आ जाना चाहिए। जैसे दिखना चाहिए, मैं 4 का लिख दूंगा, ठीक है। फिर आता है टॉपिकल। टॉपिकल जिसको शरीर के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो सिल्वर ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है। एंटीसेप्टिक जो शरीर के ऊपर लगा है, डिसइंफेक्टेंट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फर्श पे पोछा लगा दिया, ठीक है, ड्रेनेज का आसपास डाल दिया, तो ये सब हमको इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर में तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, जब हम खाने फूड प्रोडक्ट को सिल्वर फाइल में पैक करते हैं। फिर क्लोरहेक्सिडिन, ग्लूकोनेट है ना, ये यहाँ आ जाओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 क्या काम में आता है? घाव की क्लीनिंग के लिए खास करके ना, लिक्विड होता है, आपने देखा व्हाइट कलर की बोतल में आता है, तो पानी से नहीं धोना चाहिए तो इन्फेक्शन हो जाएगा। बोरिक एसिड के बहुत सारे एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह आते हैं,
H3BO3 बोलते हैं इसको ना, फार्मूला याद कर लो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीनेटेड लाइम CaOCl2, ये आपने ये डिसइंफेक्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ड्रेनेज के आसपास व्हाइट पाउडर पड़ा रहा है जिसकी स्मेल चलती है, ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिया वगैरह को मार डाल रहा है जिससे इन्फेक्शन नहीं हो। डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो टीथ के ऊपर अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डेंटल प्रोडक्ट। दो प्रकार के होते हैं, डेंटिफ्राइसेस, डेंटिफ्राइसेस जो होते हैं टूथ की क्लीनिंग के लिए काम में है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये खास करके ये एब्रेसिव नेचर का होता है, ये घिसावट पैदा करते हैं, तो टीथ क्या होते हैं, क्लीन हो जाते हैं। चूने के बारे में जानते हैं आप, व्हाइट कलर का होता है, पानी में नहीं घुलता, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं है, ऑर्डरलेस है ना, और चूना एब्रेसिव नेचर का ही क्लीनिंग है। इसके अलावा चूना क्या काम में आता है, एंटासिड भी है, एसिडिटी को कम करता है, कैल्शियम का सोर्स भी है, ये यूजेस में एक्स्ट्रा भी लिखना चाहिए हमको। तो डेंटिफ्राइसेस। दूसरा होता है एंटीकेरिस एजेंट, तो सोडियम फ्लोराइड NaF, इसके अलावा SnF2 एक्सटेनस फ्लोराइड। फ्लोराइड हमारे टीथ में जितना ज्यादा रहेगा हमको कैविटी नहीं होगी, ये मिनरल्स को जकड़ के रखता है, मिनरल्स को हटने नहीं देते, इनामेल की सॉलिडिटी कम कर दे। जिनको कैविटी हो जाती है, फूड दांतों में फंसता है, वहां माइक्रो मल्टीप्लाई होता है, एसिड निकालते, मिनरल को हटाते हैं। फ्लोराइड क्या करता है, जो इनामेल के जो कवर होता है उसको घुलने नहीं देता, क्रिस्टल को जकड़ के रखता है, तो जो कैविटी है उसको रोक देता है, और हो रही तो उसको भरने में मदद करता है, मिनरल को इकट्ठा करता है। मेडिसिनल गैस है, ऐसी गैस है जिसको इनहेल किया जाता है, इनको इनहेलेंट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं बीमारियों के काम में आ रही है। तो पहला था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ना, जब रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या लंग्स कम काम कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन के साथ में मिक्स करके सूंघाओ तो क्या करेगा, फेफड़ों को उत्तेजित करता है। दूसरा आता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये खास करके यूज करते हैं जनरल एनास्थेटिक, पुराने समय का सबसे अच्छा सेफ जनरल एनास्थेटिक है, रिकवरी अच्छी है, साइड इफेक्ट कम है। इसको भी ऑक्सीजन के साथ में मिक्स करके सूंघाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है इमरजेंसी में आईसीयू वगैरह में दिया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। अब इन तीनों की लगभग प्रॉपर्टी सेम है, क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, गैस है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन की और नाइट्रस ऑक्साइड की प्रॉपर्टी ठीक सेम ही है, ये डायरेक्ट आग नहीं पकड़ती बट आग को क्या करती है, सपोर्ट करती है। अब इनके कलर याद रखना, इनको सिलेंडर में पैक किया जाता है। तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर आप देखोगे तो कैसा होता है, उसका जो टॉप होता है कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ब्लू कलर के सिलेंडर में आते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्रे कलर के सिलेंडर में आती है। बाकी प्रॉपर्टीज और यूज याद, प्रॉपर्टी सेम, लेकिन आपको कलर कोड याद रखना कैसे, मेटेलिक, ये गैस है, प्रेशर इसमें मेटेलिक सिलेंडर में हम भरते हैं। फिर आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स के मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर बताया, ये ग्रुप से याद कर लो थोड़े से, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ग्रुप करना, कुछ हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स करना है, इसकी नंबरिंग, ठीक है। अब रिंग और नंबरिंग का मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। आपको बोला पायरोन का स्ट्रक्चर बनाओ, फ्यूरान का स्ट्रक्चर बताओ, वहां पर 5 मेंबर रिंग में क्या करा हमने, एक नाइट्रोजन जोड़ दिया पायरोल, ऑक्सीजन जोड़ दिया तो फ्यूरान, सल्फर जोड़ा थायोपेन। तो आपको हो सकता है थायोपेन लिखने पा जाए तो 5 मेंबर रिंग बनाना, एक सल्फर ऐड करना, डबल बॉन्ड मत भूल जाना, बस यहाँ बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। हो सकता है पेरिडीन वगैरह इनका स्ट्रक्चर आ जाए किसी का, तो इसमें तो कोई 4-5 स्ट्रक्चर आएंगे। इसके अलावा यदि स्ट्रक्चर याद करोगे आपको बहुत सारी ड्रग्स याद हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड ड्रग हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर किनके करना है, जिसपे स्टार लगाओ उन्हीं के करना। आप जैसे सिलेबस देखो, आप इस ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, इसमें स्ट्रक्चर लगा है ना, स्टार लगा, इसमें लगा है, इसमें नहीं है, इसका स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, सिलेबस के हिसाब से दिए। पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहला तो लोड हमारा कम हो गया, हमको क्या करना है, जिसपे स्टार लगा उसी का स्ट्रक्चर याद करना है। अब आपको प्रैक्टिस करना है, तो जो मैंने सिलेक्टेड दिए उनको एक बार यहाँ पर स्टार जहां जहां लगा वहां प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, वो भी सारे मत करो, आपको हो जाए बहुत अच्छी बात है। उसमें से कुछ सिलेक्टेड कर लो जो मैंने नोट्स में दिए, उनमें से बैठ जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो जो आपको पढ़ने में आसान हो, जो आपको बनाने में आसान हो, वो रहेंगे अलग अलग जगह सिलेबस के हिसाब से। पर यहाँ इस चार्ट के अंदर देखोगे आप, तो ये मैंने इसकी जो सीक्वेंस बनाई है वो इसलिए बनाई है ऐसी कि आपको याद करने में आसानी हो जाए, एक करोगे तो दूसरे वाला याद हो जाएगा, ये दो आसानी से साथ में याद होंगे, 3 भले अलग अलग चैप्टर में। इसलिए मैंने क्या करा, उसको स्ट्रक्चर याद करने का अलग तरीका, आप थ्योरी वहां से पढ़ो, स्ट्रक्चर यहाँ से उठाओ। चलो अब आ जाओ, जनरल एनास्थेटिक क्या होता है, बेहोशी की दवाई। जनरल एनास्थेटिक मतलब बेहोशी की दवाई क्या करती है, प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो भी रिवर्सिबल। आप थोड़ी देर बेहोश हो वापस आ जाओगे, क्यों करते हैं, सर्जरी के लिए देते हैं, ठीक है।
दो ये भी क्या है, दो प्रकार के देखे थे, इनहेलेंट मतलब सूंघने वाले, इंजेक्टेबल देखे थे। इसकी 4 स्टेज थी, स्टेज ऑफ एनास्थेसिया, जनरल एनास्थेसिया, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ ना सर्जिकल एनास्थेसिया और स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। पहले स्टेज में दर्द बंद हो जाएगा पर कॉन्शियस रहेगा, थोड़े में थोड़ा ओवर रिएक्ट करता है, तीसरे में बेहोश हो जाए, मेजर सर्जरी होती है, थर्ड स्टेज में, फोर्थ में ज्यादा डोज चले जाए, फेफड़े काम करना बंद कर इंसान मर जाएगा। ड्रग्स में थापेंटल, सोडियम, केटामाइन वगैरह देते हैं। सेडेटिव, हिप्नोटिक, नींद की दवाई, सॉरी नशे की दवाई, जो टेंशन कम करे, एंजाइटी कम हो गए सेडेटिव, और जो नींद ला दे वो क्या हो गया हिप्नोटिक, जो स्लीप इंड्यूस करे। एक ही ड्रग दोनों काम में आती है, कम डोज में दोगे तो सेडेटिव, ज्यादा डोज दे दिया था हिप्नोटिक। तो जिपाम और झोलम ये सारे के सारे क्या कहलाए, बेंजोडाइजापिन डेरिवेटिव। बेंजीनिंग उसका एक 7 मेंबर रिंग, उसमें 2 नाइट्रोजन, बेंजोडाइजापिन न्यूक्लियस मिलेगा। और बारबिचुरेट, फिनोबार्बिटोन, ब्यूटाबार्बिटोन, पेंटाबार्बिटोन, बारबार ड्रग इसमें आ जाए। एंटीसाइकोटिक, पागलपन की दवाई, साइकोसिस में देखे, साइकोसिस में क्या होता है, डुअल बिहेवियर करता है, कभी और रिएक्ट करेगा, कभी ये हो जाएगा। इंसान जो होता है रियलिटी से हट जाता है, उसको वास्तविकता समझ में नहीं आती कि मेरे को हंसना है, रोना है, चिल्लाना है, कभी भी गाली गलौज करे, कोई मर रहा है तो हंसने लग जाओ, ऐसा, इसको साइकोसिस बोलते हैं। क्या होता है इसमें, तो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ड्रग जो होती है वो D2 रिसेप्टर पर जाकर ड्रग बैठ जाएगी यहाँ पर, तो डोपामिन यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिनोथाइजिन डेरिवेटिव, इसमें फिनोथाइजिन न्यूक्लियस हो, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोप्रोमाजिन, क्लोरीन नहीं रहेगा तो क्रोमाजिन, ट्राइफ्लुप्रोमाजिन, फिर ब्यूटारोफिनॉन डेरिवेटिव देते हैं। एंटी कन्वर्जेंट, मिर्गी की दवाई, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसको जो ठीक करना है उसको हम एंटी कन्वर्जेंट बोलते हैं। इपिलेप्सी 2 प्रकार की, जनरलाइज्ड और याद आ रहा, जनरलाइज्ड और पार्शियल में बॉडी के कुछ ही ऑर्गन में मूवमेंट हो रही, जनरलाइज में पूरी बॉडी मूवमेंट। जनरलाइज के भी 2 टाइप थे, ग्रैंड मल और पेटाइट मल। ग्रैंड मल में क्या हो रहा है, बड़ों के अंदर होती है सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश रहता 30 मिनट तक, फिर सर दर्द करता है ऐसा। और पेटाइट मल जो बच्चों में होती है, मोमेंटरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ट्रीटमेंट के लिए मैं एक कोड बताया था आपको, भाई साहब करके, भाई साहब। तो बी फॉर बेंजोडाइजापिन, एच फॉर हाइड्रेंटाइन, बी फॉर बारबिटोन, ए फॉर इब्रिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, आई फॉर इम्यूनोस्टिमुलेंट्स। इनके अंदर एक एक एग्जांपल लिख दो चल जाएगा। फिर एंटी डिप्रेशन में क्या हो रहा था, खास करके बोला था 5-HT कम हो गया है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, इसी को क्या बोलते हैं हम, सेरोटोनिन, ठीक है। क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर, ये नर्व सेल्स होती है, ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है, 5-HT, नॉरएड्रेनालिन, ये मैसेज करते रहते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर एक्टिविटी चलती रहती है। पर ये केमिकल्स जब कम हो जाते हैं तो उसको डिप्रेशन कहते हैं, इंसान सैडनेस आ जाती है, बैठे रहता है, उसको बोलते हैं सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आत्महत्या करने की इच्छा होती है। तो दवाइयां क्या करती है, यहाँ तो इसके रीअपटेक को रोक देगी, एक तो ये केमिकल कम है तो आप इसको रीअपटेक होने मत दो। यहाँ पर माओ एक एंजाइम होता है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, ड्रग इससे जाकर जुड़ जाएगी, इनका मेटाबॉलिज्म रोक देगी। या तो उन केमिकल को टूटने मत दो, या तो रीअपटेक मत होने दो, जिनका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंसान डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माओ इनहिबिटर जो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एक एंजाइम होते हैं, उसको ड्रग जाकर इनहिबिट कर देगी, तो इन केमिकल्स का टूटना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इनका लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा रीअपटेक इनहिबिटर, रीअपटेक में भी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देखे हमने, TCA, इमिप्रामिन, डेसिमेप्रामिन, ट्रिप्टिलिन, नॉरएड्रेनालिन, ये देखना है इसमें। ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे काम। इसके पहले आपको सबसे पहले सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो पैरासिम्पैथेटिक, इसको एसिटिकोलिनर्जिक भी बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन का मालूम मैंने बोला था, नॉर्मल कंडीशन में एसिटाइलकोलिन ज्यादा, हार्ट रेट कम रखता है, बीपी कम करता है, सिक्रेशन बढ़ाता है, याद रखना। यदि आपको समझ में आता है तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अब माइमेटिक मतलब ये होता है ऐसी दवाइयां सिंपैथेटिक सिस्टम के काम को क्या करते हैं, बढ़ाए, सिंपैथोमाइमेटिक। और एड्रेनालिन के एंटागोनिस्ट को हम सिंपैथोलाइटिक भी बोलते हैं। सिंपैथो थोड़ा सुन लो, फिर इसको डिटेल में समझाता हूं मैं। सिंपैथोलाइटिक जो सिंपैथेटिक सिस्टम के काम को क्या करते हैं, रोके, ये बीपी को कम करेंगे, ध्यान देना, बीपी को कम करेंगे, हार्ट रेट को कम कर देंगे। तो इसमें बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर खास करके यूज करते हैं। जितने बीटा ब्लॉकर होते हैं उनके लास्ट में आपको क्या दिखेगा, लोल मिलेगा, एटेनोलोल, प्रोपेनोलोल है ना, लेबेटालोल, ओलोलोल मिलेगा ऐसा, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर में जोसिन लगा रहता है, पेराजोसिन, टेराजोसिन ऐसे करके। ऐसे ही फिर आता है कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक सिस्टम के इफेक्ट को बढ़ाने वाले उनको कोलिनोमाइमेटिक, और उसके काम को कम करने वाले कोलिनोलाइटिक से कोलिनर्जिक ब्लॉकर भी कहते हैं। एट्रोपिन उसके डेरिवेटिव, आगे इसको मैं डिटेल में समझा दूंगा। चलो, एंटी अरिथमिक ड्रग क्या होती है, ऐसी ड्रग जो कार्डियक अरिथमिया में यूज होती है। कार्डियक अरिथमिया क्या होता है, तो हमारे हार्ट के अंदर डिफेक्टिव पल्स रेट, डिफेक्टिव इंपल्स फॉर्मेशन है, इंपल्स कंडक्शन, इसमें करंट गलत जनरेट हो रहा है, जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। जो इसको स्टेबल करे, ठीक करे, उसको एंटी अरिथमिक ड्रग कहते हैं। 3 प्रकार के थे,
मायोकार्डियल डिप्रेजेंट, मायो मतलब मसल्स, कार्डियक मतलब हार्ट, उसको जो डिप्रेस कर दे, जो आराम दे, उसको मायोकार्डियल डिप्रेजेंट या सोडियम चैनल ब्लॉकर भी कहते हैं। दूसरा होता है बीटा ब्लॉकर और तीसरा होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में ओलोल लगा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या लगा है, डिपिन। ये तीन टाइप की कैटेगरी याद रखना है इसमें। फिर आता है एक सेम चीज लिखना है एंटी एंजाइनल में। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जब हार्ट की मसल्स को जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, इसमें कुछ ब्लॉकेज आ गया तो इसमें ब्लड सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, तो सीने में अचानक से है ना सडन चेस्ट पेन होने लग जाता है, उसको बोलते हैं एंजाइना। और लेफ्ट शोल्डर तक पेन होता है, याद रखो, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। और जो दवाइयां इसको ठीक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग। तो इसकी भी तीन कैटेगरी थी, कोरोनरी वेसोडायलेटर, कोरोनरी वेसोडायलेटर। कोरोनरी वेसोडायलेटर को हम नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर देगी, जिससे क्या होगा, फ्लो बढ़ जाएगा वहां पर। दूसरा, इसमें भी हमको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर देना है, वर्कलोड थोड़ा सा कम करो, डिमांड कम हो जाएगी, तो एम्लोडिपिन, निफोडिपिन वगैरह इसमें भी देते हैं, ठीक है। अब आता है एंटी हाइपरटेंसिव, ऐसी ड्रग जो बीपी के ट्रीटमेंट में काम है। नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 mmHg। 120 मतलब सिस्टोलिक, जब हार्ट सिकुड़ेगा तो 120, रेस करेगा तो 80। 140 90 के ऊपर हो जाए उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। फिर प्री हाइपरटेंशन, फिर सीवियर हाइपरटेंशन 180 के ऊपर चले जाए तो हाइपरटेंशन दो प्रकार का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, सेकेंडरी जिसका रीजन मालूम होता है, किडनी खराब, एंडोक्राइन में गड़बड़। हाइपरटेंशन क्यों होता है, सोडियम ज्यादा खाओगे, किडनी खराब है, एंडोक्राइन डिस्टरबेंस से लिपिड ज्यादा ले रहे, हाइपरटेंशन फैमिलियर में माँ बाप को तो हो सकता है। कारण, प्रिवेंशन, टाइप्स, ट्रीटमेंट। इसको ठीक करना है तो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा दो, तो क्या दे देंगे हम, डायूरेटिक दे दो, वेसोडायलेटर दे दो, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है हमको तो अल्फा ब्लॉकर दे दो, बीटा ब्लॉकर दे दो जो हार्ट रेट को कम कर देंगे, डिपिन वाली ड्रग। फिर ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन वाला सिस्टम राज बोला था मैंने, एंजियोटेंसिनोजन, इससे बनता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट से बनता है एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, सोडियम को रोक लेता है। यहाँ पे एक एंजाइम था उसका नाम था ACE, तो ड्रग जाकर इस एंजाइम को पकड़ लेगी, फर्स्ट से सेकंड बनेगा नहीं, ब्लड वेसल सिकुड़ने की बजाय फैल जाएगी, सोडियम रुकने की बजाय निकल जाएगा। जितने भी ACE इनहिबिटर थे उनके लास्ट में क्या लगा रहता है, प्रिल। और कुछ दवाइयां सीधे सेकंड के काम को रोक देती है, उसके लास्ट में क्या लगा था, सार्टन। तो टेल्मेसार्टन, लोसार्टन, इल्मेसार्टन, प्रिल वाले में कैप्टोप्रिल, नेलोप्रिल है ना, प्रिल याद रखना। फिर आता है इसमें डायरेटिक्स। डायरेटिक्स वो होते हैं जो यूरिन के आउटपुट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। यूरिन बढ़ जाएगा, पानी सोडियम निकल जाएगा। यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने की तीन जगह जरूरत पड़ती है, बीपी को कम करने के लिए, एडेमा के ट्रीटमेंट जब पानी रुक जाए, और टॉक्सिन्स के एलिमिनेशन में। डायरेटिक्स अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, कुछ डायरेटिक जो होते हैं जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देते हैं, कुछ होते हैं जो सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, कुछ होते हैं जो रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ऐसी दवाइयां जो शुगर लेवल को कम करे या डायबिटीज के ट्रीटमेंट में काम में, उसको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। अब डायबिटीज क्या होती है, ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, 80 to 100, ठीक है, mg/100 ml पर डी, ये नॉर्मल है, इससे ज्यादा हम डायबिटीज कह देंगे। क्योंकि दो प्रकार की, इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। डायबिटीज के कारण क्या होते हैं, ज्यादा शुगर खाना, काम धंधा नहीं करना, पेनक्रियास खराब हो जाना, हमारी एंटीबॉडी हमारे पेनक्रियास को डैमेज कर दे, बीटा सेल, ये डायबिटीज के रीजन। अब ड्रग कितने प्रकार के, तो पहला था सल्फोनाइल यूरिया ले लो। सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव क्या करते हैं, ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं, इंसुलिन ज्यादा निकलेगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगी, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो ये ग्लाइपेंकामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड, ये सब सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव। फिर आता बाइगोनाइड्स, बाइगोनाइड के अंदर आता है मेटफॉर्मिन और फेनपार, ये इंसुलिन के सिक्रेशन को नहीं बढ़ाती, इंसुलिन के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस आ गया उसको कम कर देती। तीसरा होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है, कार्बोस है ना, मैग्नेटॉल, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को ही कम कर देता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करके। अभी मैं थोड़ा सा रिव्यू बता रहा हूँ, फिर डिटेल में समझाऊंगा इसको। एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, तो पहला था मॉर्फिन एंड देयर एनालॉगस। मॉर्फिन को हम ओपाइड एनाल्जेसिक भी बोलते हैं, नार्कोटिक एनाल, दर्द निवारक है पर नशीला दर्द निवारक। तो इसके अंदर आता है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल के अंदर मॉर्फिन आ जाएगा, सेमी सिंथेटिक के अंदर हेरोइन जो मॉर्फिन से 10 गुना ज्यादा कर रहा है, और सिंथेटिक के अंदर ट्रामाडोल, पैथिडीन, फेंटेनल आ जाए, मेथाडोन आ जाएंगे, ठीक है। और जब नार्कोटिक पॉइजनिंग हो जाती है उसमें नार्कोटिक एंटागोनिस्ट देते हैं, नेलोक्सिन, नेलोर्फिन, नल्ट्रोक्सिन दिया जाता है। नॉन स्टेरॉइड जो स्टेरॉइड नहीं है, ये जो दवाइयां एनसेड्स होती है जैसे एस्पिरिन, पैरासिटामोल वगैरह, ये दर्द भी कम करती है ना, मतलब एनाल्जेसिक भी है, ये फीवर भी कम कर देती है, मतलब एंटीपायरेटिक भी, और इन्फ्लेमेशन भी कम करती है। मतलब एक ही ड्रग के अंदर तीनों एक्टिविटी होती है, ठीक है। और इनके अंदर स्टेरॉइडल रिप्लेस नहीं होता है, इसलिए इनको नॉन स्टेरॉइडल कहते हैं।
कैसे काम करते हैं? तो हमारी सेल के अंदर फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड बनता है क्या? अरेचिडोनिक एसिड। जिन बच्चों ने थोड़ा पढ़ा है मैं उसके लिए रिवीजन करवा रहा हूँ ना। अरेचिडोनिक एसिड से बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो क्या करता है? स्वेलिंग करवा दे। यहाँ दो एंजाइम होते हैं कॉक्स 1 और कॉक्स 2। तो ड्रग्स जाकर इन एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा नहीं, स्वेलिंग कम हो जाएगी, जो पहले से बना बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर देगी। ठीक है, अब इन ड्रग को दो कैटेगरी में बांट दिया। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर जो 1 और 2 दोनों को ब्लॉक कर दे, और सिलेक्टिव कॉक्स 2 जो केवल 2 को ही ब्लॉक करे। 2 को ब्लॉक करने वाले अच्छे जो पेट में छाले नहीं करेंगे, तो कॉब्जिब, सेलेकॉब्जिब, रोपेकॉब्जिब, इटोरिकॉब्जिब। बाकी सब नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाने से लीवर खराब हो जाता है, और एस्पिरिन बहुत सारे काम में आता है। 3 तो याद है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, इसके अलावा एंटी प्लेटलेट, प्लेटलेट को इकट्ठा होने नहीं देता, ब्लड पतला रखता है, और यूरिक एसिड भी है, गाउट के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। यहाँ से शुरू हो जाते हैं इन्फेक्शन में यूज होने दवाएं। तो एंटी फंगल ड्रग क्या होती है? जो फंगल इन्फेक्शन में यूज हो। फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर लोगों को टॉपिकल होता है, ठीक है, बाकी सिस्टेमिक भी हो सकता है। इसको ट्रीट करने वाले ड्रग को हम एंटी फंगल होते हैं। एंटी फंगल भी दो प्रकार के, फंजाई, सिडल। सिडल मतलब जो क्या करे? फंजाइसिडल क्या होती है? जो फंगस को मार डाले। फंजाइस्टेटिक क्या होती है? उसकी ग्रोथ को रोके। ठीक है, फिर हमने फंगस की सेल देखी थी। हमने फंगस जब भी वर्ड रखो तो आप एर्गोस्टेरॉल याद रखना। फंगस की सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है, उसका नाम था एर्गोस्टेरॉल। तो एम्फोटेरेसिन भी इससे जुड़ जाता है, उसके अंदर पोर साइज को बढ़ा देता है, जिससे लीकेज करा के उसको मार देता है। ठीक है, बाकी की जो ड्रग होती है एजोल्स, जिसमें भी एजोल लगा रहा है, सब सिंथेटिक है। एजोल मतलब नाइट्रोजन पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है, तो फ्लूकोनाजोल, कीटेकोनाजोल, ये क्या करती है? ये एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है 14 अल्फा डिमेथाइलेज। मैं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। उस एंजाइम को इनहिबिट करके एर्गोस्टाल सिंथेसिस को रोक देती है। फिर आता है टर्बिनाफिन, वो क्या करता है? वो स्क्वेलिन इपॉक्साइडेज को इनहिबिट करता है। ग्रेशियोफल्विन जो होता है वो यहाँ पर सेल डिवीजन को रोकता है। ठीक है, ड्रग यूज इन यूटीआई। यूटीआई दो जगह होता है, एक हो गया अपर यूटीआई, दूसरा हो गया लोअर यूटीआई। यहाँ इन्फेक्शन होता है अपर यूटीआई हो गया, नीचे होगा तो लोअर। तो ज्यादातर लोगों को लोअर यूटीआई रहता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब भी यूटीआई होगा तो आपको पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन आएंगे यूरिन के अंदर, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होगी, पर यूरिन कम आएगा। ठीक है, ये यूटीआई के ट्रीटमेंट में हम खास करके ये सब फ्लोरोक्विनोलोन है, फ्लोरोक्विनोलोन डीएनए गायरेज इनहिबिटर ये देते हैं। इसके अलावा सल्फोनामाइड्स भी देते हैं। ये दो टाइप, इसके अलावा दो टाइप की ड्रग ज्यादा यूज करते हैं, बाकी फिर बहुत सारी ड्रग होती है, एक्सामिन वगैरह भी दी जाती है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, टीबी जो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया होता है, फेफड़े से शुरुआत होती है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है, खांसी आना, वेट लॉस होना, रात में पसीना आना, बुखार आना, टीबी के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, टीबी के ट्रीटमेंट दो टाइप की ड्रग देते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन ड्रग, दूसरा होता है सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग में हमको रिप्स याद रखना, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाइड, पैराजीथामेटाल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो चार ड्रग है शुरुआत वाले, इनको ओरल देते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में देके, बाकी चीजें डिटेल में समझाऊंगा मैं। सेकंड है इसमें पास, पैरामोनोसैलिसिलिक, साइक्लोसेरिन, इथेनोमाइड वगैरह दिए जाते हैं। एंटीवायरल ड्रग होती है, वायरल इन्फेक्शन यूज करते हैं। वायरस दो प्रकार के, या तो डीएनए वायरस या फिर आरएनए वायरस। डीएनए में होगा या किसी में आरएनए होता है, जिससे मैक्सिमम जो वायरस हम जो जानते हो सब आरएनए वायरस है। कोरोना का, एड्स का वगैरह सब आरएनए वायरस है। चिकन पॉक्स वाला जो वेरेसोला जोस्टर है वो डीएनए वायरस है। और वायरल इन्फेक्शन में वीर, उडिन, टार्डिन वाली ड्रग मिलेगी आपको ज्यादातर। एंटी मलेरियल, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज हो, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम से होता है ना, ओली मलेरिया। फाल्सिफेरम वाला जो सबसे डेंजरस, ज्यादातर डेथ होती है लोगों की। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, और इसका लाइफ साइकिल की बात करें तो हमारे अंदर लीवर में मल्टीप्लाई होता है और आरबीसी में। ठीक है, ये सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है, मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट जो ड्रग देते हैं उनको हम एंटीवायरल ड्रग बोलते हैं। 4-अमाइनोक्विनोलिन, 4-अमाइनोक्विनोलिन, तो क्लोरोक्विन वगैरह आ गए। फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप होता है। 8-अमाइनोक्विनोलिन में सारी पी वाली ड्रग, प्रामाकिन, प्राइमाकिन वगैरह, फिर सिंकोनाल, कोलाइड, सल्फोनाइड वगैरह सब दी जाती है। सल्फोनामाइड जो होता है फर्स्ट सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, सिंथेटिक है, ये नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, सल्फानिलामाइड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, SO2 NH और यहाँ R लगा दो, यहाँ NH2। ठीक है, सल्फोनामाइड जो होता है वो पाबा से DHF और DHF से THF जो बनता है। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है उसका डार्बोफोलेट सिंथेटाइसिस एंजाइम को इनहिबिट कर, जिससे DHF नहीं बनता, THF नहीं होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, सल्फोनामाइड का साइड इफेक्ट है क्रिस्टल यूरिया और फोटोसेंसिटिविटी। ठीक है, और सल्फोनामाइड खास करके सल्फाएसिटामाइड आंखों के इन्फेक्शन के लिए, बाकी सल्फोनामाइड यूटीआई में, और सल्फाडॉक्सिन जो होता है मलेरिया में यूज किया जाता है, सल्फासेलाजिन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। फिर एंटीबायोटिक में आते हैं पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक का हमने क्लासिफिकेशन देखा था, कुछ होती है जो सेल वॉल बनने नहीं देती, जैसे पेनिसिलिन हो गई, कुछ होती है जो डीएनए आरएनए बनने नहीं देती, जैसे उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गए, कुछ होते हैं जो प्रोटीन बनने नहीं देते।
ठीक है, तो 50S पे जुड़ती है कुछ, 30S पे जुड़ती है। 50S पे कौन जुड़ता है? क्लोरेम्फेनिकॉल और मैक्रोलाइड, ये सब मैक्रोलाइड है। 50S राइबोसोमल सब यूनिट में प्रोटीन बने। मैक्रो मतलब बड़ा रिंग होता है, थ्रो लगा, एजिथ्रो, एरिथ्रो, रॉक्सीथ्रो। क्लोरेम्फेनिकॉल सिंगल ड्रग है, 50S राइबोसोम जुड़ेगी। पहले टाइफाइड के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग थी, अब यूज होना कम हो गई है। ठीक है, ऑप्टिकल ऑकुलर इन्फेक्शन में यूज करते हैं इसको, टॉपिकली अप्लाई कर, अंदर कम यूज कर। इसका साइड इफेक्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से जुड़ेगी, प्रोटीन को रोकिए। टेट्रासाइक्लिन को कभी भी मिल्क के साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। दूसरा, टेट्रासाइक्लिन को प्रेगनेंसी में भी देते, छोटे बच्चों को भी नहीं देते, नहीं तो क्या करती है? टीथ और बोन डिफेक्ट कर देती है। ठीक है, पेनिसिलिन सेल्वासिन इनहिबिटर है, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन के साथ में हमेशा हमको क्लेरनिक एसिड वगैरह देना पड़ता है। बीटा लैक्टम इनहिबिटर एक लेक्चर मैंने अच्छे से पढ़ा है, वहां से समझना है इसको थोड़ा। ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक कोई एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं। कैंसर क्या? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स और मल्टीप्लिकेशन, और वो ट्यूमर में कन्वर्ट होता है। कैंसर जो फैलता है उसको मेटास्टेसिस। माउथ कैंसर हुआ तो फैलने लग जाता है, तो फिर बड़ी गठाने होने लग जाती है। ठीक है, कैंसर किन कारणों से होता है? स्मोकिंग, केमिकल्स वगैरह ऐसे करके थोड़ा लिख दिया, उसका प्रिवेंशन मालूम है। अब ड्रग की बात करें तो अल्कालेटिक एजेंट डीएनए से जाकर जुड़ जाएगी बेस पेयर से, और डीएनए से डीएनए वगैरह काम बंद कर देगी। इसमें मैक्लोरिथामिन वगैरह देते हैं। फिर एंटी मेटाबोलाइट, उसमें मिथोट्रिक्सेट दिया जाता है। मिथोट्रिक्सेट जो होता है वो सल्फोनामाइड वाला ही सिस्टम याद रखना, पर सेकंड वाले एंजाइम पे काम करती है। ठीक है, इसके अलावा एल एस्पार्जिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर दो। एल एस्पार्जिनेज देते हैं जो एंजाइम क्या करता है, अंदर जाकर एस्पार्जिन को तोड़ देता है। एस्पार्जिन का लेवल कम हो जाए, कैंसर सेल की ग्रोथ रुक जाती है। फिर रेडियो आइसोटोप देते हैं, वो जाकर वहां पर रेडिएशन निकालते हैं, सेल को क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। ये पूरा सिलेबस है। 2-2, 3-3 ड्रग के नाम याद रखो, थोड़ी सी डेफिनेशन। आप डिसीज को भी एग्जाम में एक्सप्लेन करो। आपका ध्यान रहता है क्या बुक में लिखा है, बुक आपको क्या कंफ्यूज करती है, डाइवर्ट कर। अच्छी बुक पढ़ो, आपका लेवल अच्छा हो तो समझ में आएगा। आपका लेवल खराब है, आप बुक में उलझे रहे तो सिलेबस पे 3-3, 4-4 वर्ड आप मतलब ड्रग पूछी तो भी थोड़ा सा डिसीज के बारे में हमको लिखना है। ठीक है, 1 मिनट।